सो अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है वो गैस के लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और आज जो है वो हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में जो है वो पढ़ना है। ठीक है, पहली बात मतलब अब काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है वो गैस के बारे में जो है वो हमें कुछ जो है वो पोस्टुलेट्स बताती है, बट याद रहे कि ये कुछ जो है वो मतलब असम्पशंस हैं कि ये जो है वो हमने एज्यूम किया हुआ है कि गैस के जो कोई भी अगर गैस किसी कंटेनर के अंदर है तो उसमें उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी। ठीक है, तो पहली हम प्रॉपर्टी देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है? अ गैस इज़ मेड अप ऑफ ग्रेट नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स separated by distances that are large compared to their size। पहली बात तो ये है कि अगर आप ये गैस के अगर आपके पास जो है कंटेनर में गैस है ना, तो उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा एटम्स और मॉलिक्यूल्स होंगे, इस पर कोई शक की बात नहीं है। लेकिन जो उनके दरमियान का डिस्टेंस है ना, ठीक है, अच्छा वो उनका जो डिस्टेंस है उनके मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से हमारे पास जो है वो ये कंटेनर है, ठीक है। अच्छा, जो इनके दरमियान का डिस्टेंस है हमारे पास, अगर लाइक सपोज ये हमारे पास एक गैस का पार्टिकल है और एक ये गैस का पार्टिकल है, ठीक है, इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो इनके साइज़ की कंपैरिजन में जो इनका डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। इतना ज़्यादा है कि हम इनके जो हम कहते हैं कि इनका जो वॉल्यूम है ना, हम नेग्लिजिबल कंसिडर करते हैं। ठीक है, इसकी रीज़न ये है कि कंटेनर का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है और जो हमारे पास गैस के पार्टिकल्स ने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है वो बहुत छोटा है, बहुत निग्लिजिबल है एज़ कम्पेयर टू वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। और आप कह सकते हो कि गैस ने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है गैस के पार्टिकल्स ने वो बहुत निग्लिजिबल है। तो आप कह सकते हो कि एक कंटेनर में एम्प्टी स्पेसेस जो है वो क्रिएट हुई हुई हैं। ठीक है, यानी गैस के मॉलिक्यूल्स इतने छोटे हैं कि हम ये अज्यूम करते हैं कि उनका कोई वॉल्यूम ही नहीं है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू आप देख सकते हो ये कितना बड़ा कंटेनर है हमारे पास और गैस के पार्टिकल्स कितने छोटे हैं। तो अगर हम जो है वो कंटेनर की वॉल्यूम को देखें और गैस के पार्टिकल्स को देखें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, तो इसलिए हम जो है वो अज्यूम करते हैं कि जो हमारे पास गैस अगर एक कंटेनर में है तो गैस की वजह से जो वॉल्यूम है वो निग्लिजिबल है। ठीक है, तो पहला पोस्टुलेट पढ़ लिया। सेकेंड में वही बात लिखी हुई है अगेन कि द मॉलिक्यूल्स हैव अ मैस। ऑब्वियसली उनके कोई ना कोई मैस तो होगा, लेकिन इनका वॉल्यूम जो है निग्लिजिबल है एज़ कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इतना ज़्यादा है और जो गैस का वॉल्यूम है वो बहुत निग्लिजिबल है। ठीक है, हम अगरचा हम मानते हैं कि गैस की पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अगर आप उन सब पार्टिकल्स को मिला के भी एक वॉल्यूम निकालोगे ना और फिर आप उस वॉल्यूम को वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर से कंपेयर करोगे तो फिर भी वो वॉल्यूम बहुत निग्लिजिबल होगा, क्योंकि हमारे पास गैस का कंटेनर का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। तो हम ये अज्यूम करते हैं कि बहुत ज़्यादा एम्प्टी स्पेसेस हैं कंटेनर के अंदर, कि अगर आपके पास जो है वो कंटेनर में गैस है लेकिन हम ये कहते हैं कि इसमें बहुत सारी एम्प्टी स्पेस होगी। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम बहुत कम है ना गैस का, उसने बहुत कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है। ठीक है, अच्छा तीसरी बात क्या लिखी हुई है? द मॉलिक्यूल्स आर कॉन्स्टेंटली इन रैंडम मोशन। यानी कि अब आप रैंडम मोशन से क्या मुराद लोगे? रैंडम मोशन का मतलब ये है कि अगर हमारे पास जो है वो यहाँ पर चंद गैस के पार्टिकल्स इधर मूव कर रहे हैं तो कुछ ऐसे पार्टिकल्स होंगे गैस के जो इधर मूव कर रहे होंगे। ठीक है, कोई जो है वो ऐसे किसी की मूव करने की डायरेक्शन ऐसे होगी, किसी की ऐसे होगी, किसी की ऐसे होगी। मतलब कैन यू सी कि हर पार्टिकल जो है वो एक अपनी मोशन के अंदर मूव करेगा। तो देयर विल बी अ रैंडम मोशन यू आर गोइंग टू सी इन द गैस कंटेनर हैविंग अ गैस पार्टिकल्स और गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अच्छा फिर हम जो है वो चौथे पोस्टुलेट की तरफ बात करते हैं। व्हाट इज़ द फोर्थ पोस्टुलेट? कलियन अमंग मॉलिक्यूल्स एंड बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड वॉल्स ऑफ कंटेनर आर इलास्टिक। अच्छा, कह रहा है कि हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल ये जो इनकी ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये कंटेनर है इसमें गैस के पार्टिकल्स हैं, इनका आपस में भी जो है वो टकराव होगा और गैस के कंटेनर के साथ भी टकराव होगा। ठीक है, दे विल हिट द कंटेनर वॉल एज वेल, दे विल हिट ईच अदर एज वेल। बट द थिंग इज कि जो इनकी कलियन होगी, यू विल स्टडी इन फिजिक्स कि देर इज अ बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलियन। सो वन टाइप ऑफ कलियन इज elastic collision. Now what is meant by the elastic collision? You can see the elastic collision as nothing, but you can remember it just by remembering one thing
कि इलास्टिक क्लेयन के अंदर हमारे पास जो है वो एनर्जी का ट्रांसफ़र तो ज़रूर होता है, ठीक है, लेकिन आप कह लो कि हमारे पास जो है वो कोई किसी किस्म की जो है वो हीट लाइब्रेट नहीं होती। कुछ क्लियंस हमारे पास ऐसे होती हैं कि अगर कोई भी पार्टिकल एक दूसरे से टकराता है या गैस के वॉल के साथ टकराएगा ना, तो अपनी कुछ एनर्जी वो रिलीज कर देगा इन द इन्वायरमेंट इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो आप ये तो फिर अगर ऐसा होता ना, तो कंटेनर में टकराव, गैस के आपस में टकराव और वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ टकराव की वजह से बहुत ज़्यादा जो है ना वो हीट प्रोड्यूस हो जाती कंटेनर के अंदर। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मतलब आप थोड़े टाइम बाद देखते ना कि हमारे पास जो कंटेनर बहुत खोल गया होगा, बहुत ज़्यादा बॉयल हुआ हुआ होता, लेकिन ऐसा कभी नहीं, ऐसा नहीं होता। बल्कि ये जो हमारे पास इनमें जब ये दो पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ जब कोलाइड करेंगे, तो इसकी एनर्जी जो है ए की एनर्जी बी में ट्रांसफ़र हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि ये अपनी एनर्जी जो है वो इन्वायरमेंट को दे दे। ये अपनी एनर्जी बी को दे देगा, बी ए को दे देगा, ठीक है, इस तरह का हो सकता है सीन, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि ये अपनी एनर्जी जो है वो इन्वायरमेंट को एज अ हीट दे दे, ठीक है। तो इलास्टिक कोलिजन ऐसी ही कोलिजन होती है जिसमें दो पार्टिकल्स अगर कोलाइड करते हैं तो वो अपना एनर्जी एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर देते हैं, वो इन्वायरमेंट में इन द फॉर्म ऑफ हीट रिलीज नहीं करते, ठीक है। तो यही बात लिखी हुई है, कोलिजन अमंग मॉलिक्यूल्स एंड बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड वॉल्स ऑफ द कंटेनर आर इलास्टिक. Kinetic energy must be transferred from one molecule to another, but it is not converted to other forms of energy like heat. So it should be clear right now. Fifth postulate हमारे पास ये है कि there are no interactions, attractive or repulsive forces between the molecules. अच्छा, इसका क्या मकसद है? Between the molecules except during collision. अच्छा, ये बात पता है क्या है, इसमें वो ये कहना चाहता है कि अगर ना हमारे पास एक कंटेनर है ना, उसमें गैस के पार्टिकल्स ना एक दूसरे से बहुत ज़्यादा ना, यू कैन से कि अगर लेट सपोज देयर इज़ अ रीजनेबल डिस्टेंस बिटवीन देम ना, तो देयर विल बी नो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स बिटवीन देम, सिवाय कि अगर वो हमारे पास बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं एक दूसरे के, तो ऑब्वियसली दे विल हैव सम काइंड ऑफ रिपल्शन एंड अट्रैक्शन बिटवीन देम। बट इसके अलावा अगर हमारे पास कोई भी सिनेरियो है, तब हमारे पास जो है वो कोई भी किसी किस्म की ना तो अट्रैक्शन होगी ना रिपल्शन होगी, सिवाय तब कि वो बहुत एक दूसरे के करीब आ जाए। ये दो पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ जाएंगे ना, तब हो सकता है कि इनके दरमियान कोई किसी किस्म की अट्रैक्शन और रिपल्शन आ जाए। लेकिन जब तक ये इनमें रीजनेबल डिस्टेंस है, तब तक इनके दरमियान किसी किस्म की अट्रैक्शन भी नहीं है और ना ही रिपल्शन है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हमने ये बात करनी है द एवरेज काइनेटिक एनर्जी। अब हम अगला पोस्टुलेट पढ़ रहे हैं, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स ओनली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, ठीक है। कहने का मकसद ये है कि अगर आपके पास टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो इनका जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। कम करेंगे काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। ऑब्वियसली एक कॉमन सेंस की बात है। काइनेटिक एनर्जी क्या मतलब, काइनेटिक एनर्जी का क्या मतलब है, इनकी जो एनर्जी है ड्यू टू द मोशन, एनर्जी ड्यू टू मोशन जो है इनके पास, अगर आप टेम्परेचर आपकी कोई हीट दोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से मूव करना शुरू कर देंगे, ठीक है। ये तो एक कॉमन सेंस की बात है। अब हम ज़रा इस ग्राफ को देख लेते हैं। अच्छा, ये ग्राफ हमें क्या कहता है? ये ग्राफ ना एक बेसिक सी बात है, इसमें बस इसने ये बताया हुआ है कि अगर हमारे पास ना लेट सपोज अगर ये मतलब ये चीज़ ऑक्सीजन का, देखो हमारे पास वेट ज़्यादा होता है हीलियम के कंपैरिजन में, हीलियम का मैस भी कम है, ठीक हो गया। तो हीलियम का मैस चूँकि कम है तो उसकी वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। ये वेलोसिटी को शो कर रहा है और ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को शो कर रहा है। अब देखो इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है ना, ये अब वेलोसिटी ज़्यादा है इसकी, यहाँ पर ये आगे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब है कि हीलियम की वेलोसिटी एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन की वेलोसिटी ज़्यादा है। दो गैसेस आपने कंटेनर में डाली हैं, तो जो हीलियम के मॉलिक्यूल्स होंगे वो ज़्यादा तेज़ी से एक दूसरे मतलब जो है वो मूव कर रहे होंगे एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन, क्योंकि कॉमन सेंस की बात है कि हीलियम का मैस कम है तो वो ज़्यादा तेज़ी से मूव करेगा, ऑक्सीजन का वेट ज़्यादा है, मैस ज़्यादा है, तो वो कम तेज़ी से मूव करेगा। तो दिस ग्राफ इज रिप्रेजेंटिंग दैट थिंग, ठीक हो गया। इसके बाद हमने जो है वो नेक्स्ट चीज़ की तरफ जाना है, एंड व्हाट इज़ दैट। इसमें हमने आगे कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, जो कि अभी हमने पढ़ी, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ अ गैस, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने यही बात की है कि जितना टेम्परेचर होगा उतनी काइनेटिक एनर्जी होगी, लिंक है ना इनके दरमियान। अच्छा, अगर आप फिजिक्स में देखोगे तो काइनेटिक एनर्जी जो है ना वो हमारे पास 1/2 mv² के इक्वल आती है, ठीक है। यू विल सी इन फिजिक्स के हाउ इट्स गोइंग टू हैपन,
बट स्टिल यू हैव टू नो कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी. इट्स वेरी कॉमन एंड बेसिक फार्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी एंड इट इज बेसिकली 1/2 mv². नाउ ये 1/2 mv² जो है वो हमारे पास 3/2 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर के इक्वल भी होता है. ठीक है. अच्छा, ये कैसे आया है? ये हमने जो है वो पूरी डेरिवेशन की. ठीक है, उसकी डेरिवेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है. बस ये हमारे पास जो लॉ है हमें ये कहता है कि काइनेटिक एनर्जी क्योंकि टेम्परेचर की इक्वल थी ना, के प्रोपोर्शनल थी, तो जब हमने कांस्टेंट हटाया, ठीक है, पूरी डेरिवेशन की, तो कुछ ये वाला फार्मूला आया. यहाँ पर ये जो के बी है ना, दिस इज़ द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. ये एक कांस्टेंट है. ठीक है, हर जगह एक जैसा होगा. और इसकी क्या वैल्यू है? 1.38 इंटू 10⁻⁻³ जाउल पर केल्विन. ये आपको याद पता होना चाहिए, याद होना चाहिए. ठीक है. तो अभी तक हमने क्या बात की कि काइनेटिक एनर्जी कैन आइदर बी इक्वल टू 1/2 mv² एंड इट कैन ऑल्सो बी इक्वल टू 3/2 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर. ठीक हो गया. बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कोई नहीं है, बस साइंटिस्ट के नेम पर जो है वो एक कांस्टेंट है. क्यों? हमने किस तरह से निकाला है? टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है ना काइनेटिक एनर्जी, तो बस के जब हमने प्रोपोर्शनलिटी हटाया तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आ गया. और ये जो 3/2 है ये पूरी डेरिवेशन से आया है. ठीक है. तो यू हैव टू रिमेंबर दीज टू फार्मूलाज फॉर द काइनेटिक एनर्जी. कमिंग टूवर्ड्स अवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी. अच्छा, ये क्या है? इस पे हमने क्या किया है कि रूट मीन स्क्वायर का क्या मतलब है कि यहाँ पर ना हमने सारी वेलोसिटीज़ का ना सिर्फ स्क्वायर लिया है. लेट सपोज वी हैव अ डिफरेंट वेलोसिटीज़ ना. अच्छा, ये हमने ना सिर्फ इनका स्क्वायर लिया है बल्कि हमने इसका अंडर रूट भी ले लिया है. राइट. रूट का मतलब है कि ये अंडर रूट जो मैंने आपको दिखाया है, और स्क्वायर का मतलब है ये स्क्वायर. अच्छा, ये पूरी डेरिवेशन जब इसकी भी ज़रूरत नहीं है, बस ये डेरिवेशन आप करो तो आपके पास जो आंसर है ना, दिस सिंबल इज फॉर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और हमारे पास जो है वो ये इसका फार्मूला आता है. अच्छा, यहाँ पे आर से क्या मुराद है? आर हमने पीछे पढ़ा है. आर जो है वो आइडियल गैस कांस्टेंट है और टी टेम्परेचर है, और एम जो है एम स्टैंड्स फॉर मोलर मास. ठीक है. इसकी पूरी डेरिवेशन है, कोई ज़रूरत नहीं है उसमें जाने की, बस आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए रूट मीन स्क्वायर. क्योंकि आप ना जब पढ़ते हैं ना गैस के वेलोसिटी को, तो हमारे पास डिफरेंट तरह की वेलोसिटीज़ होती हैं. हमारे पास जो है वो पॉसिबल वेलोसिटी भी होती है. ठीक है. इसी तरह एक जो है वेलोसिटी की टाइप आती है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी फॉर डिफरेंट न्यूमेरिकल्स. जब हम सॉल्व करते हैं आगे जाके तो वो अक्सर आपसे ये पूछता है कि अच्छा इसकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होगी. ठीक है. तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि इफ दे आस्क कि क्या वेलोसिटी है, कैसे निकालनी है, तो उसका फार्मूला जो है वो हम पूरी डेरिवेशन करके ये आता है. ठीक है. तो आपको पता होना चाहिए कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है वो अंडर रूट 3r/t/m के इक्वल है, जिसमें r स्टैंड्स फॉर आइडियल गैस कांस्टेंट, t स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर एंड m स्टैंड्स फॉर मोलर मास. ठीक है. यहाँ पर आपको रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का भी कॉन्सेप्ट हो गया. कोई बात नहीं है, सिर्फ वेलोसिटी है, हमने वेलोसिटी का रूट लिया, स्क्वायर लिया, तो कुछ इस तरह का फार्मूला आ गया. ठीक है. डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है. अब ये जो ग्राफ इसने शो किया हुआ है ना, ये कुछ भी नहीं है. ये इसने शो किया हुआ है कि अगर हमारे पास ना लाइक वही चीज़ है, वेलोसिटी और फ्रैक्शन की बात चल रही है. अगर आपके पास जो है वो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, यहाँ पे हमने ये अज्यूम किया है कि जो T2 टेम्परेचर है, देखो ये एजम्पशन है ना कि T2 टेम्परेचर T1 से ज़्यादा है. ठीक हो गया. तो हमने यहाँ पर ये चीज़ अज्यूम की है कि जब हमारे पास जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वेलोसिटी ज़्यादा होती है. और ये बात ये ग्राफ में प्रूफ भी हो गई कि आप देख सकते हो कि वेलोसिटी इस T2 वाले पार्टिकल की ज़्यादा है. जिस पार्टिकल का टेम्परेचर T2 था या और जिस पार्टिकल का T1 था उसकी जो वेलोसिटी है वो कम है. ठीक है. तो ग्राफ में भी ये बात शो हो गई. अच्छा, अब हम ना इसी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी से लिंक्ड एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और फिर हमारे पास जो ये टॉपिक है इट्स गोइंग टू बी एंड. राइट. अब जो है वो हम लाइक यहाँ पे इसने हमसे पूछा है व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ ज़ीनॉन फ्लोराइड मॉलिक्यूल्स एट 20 डिग्री, और मोलर मास जो है वो हमें गिवन है 0.17 ग्राम पर मोल. ठीक है. अब एवरेज स्पीड से क्या हम मुराद लेंगे? यही रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी. ठीक है. इसका क्या फॉर्मूला है? 3r/t/ मोलर मास. ठीक हो गया. अच्छा, अब यहाँ पर हम जो है वो सारी वैल्यूज़ पुट करते हैं. अब यहाँ पर मैं अगर वैल्यूज़ पुट करूँ तो 3 और मतलब हमारे पास क्या है, आइडियल गैस कांस्टेंट किसके इक्वल होता है? 8.314 जाउल पर केल्विन पर मोल. ठीक है. ये इसके इक्वल है. हम यहाँ पर जो है वो सिंपल पुट करेंगे 8.314. ठीक है. ये हमने पीछे पढ़ा भी है. जाउल पर केल्विन पर मोल वाली हमने वैल्यू लिखनी है. ठीक है. अच्छा, उसके बाद जो है क्योंकि यहाँ पर जब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का सॉल्व कर रहे हो ना आप, तो आपने ये वाला
यूनिट के साथ वैल्यू लिखनी होती है, ठीक है। तो 8.314 यहाँ पे लिख देंगे। टेम्परेचर जो है वो हमने यहाँ पे 20 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, तो हम इसको क्या करेंगे, सिंपल केल्विन में कन्वर्ट कर देंगे। जब हम इसको केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो आंसर हमारे पास जो है वो आ जाता है 293 केल्विन, ठीक है। पता है ना कि कैसे हमने केल्विन में कन्वर्ट करना है, सिंपल 273 ऐड कर देना है वैल्यू के अंदर। बहरहाल अब हम जो है वो यहाँ पे 293 जो है वो राइट करेंगे। देन हम जो है वो मोलर मास जो हमें गिवन है 0.17। अच्छा, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हाउ इट्स गोइंग टू बी सॉल्व, इट्स गोइंग बी, हम सबसे पहले क्या करते हैं कि 0.17 को हम अज्यूम करते हैं 0.18 के, ठीक है जी। अब ये जो है वो जब हम 118, आपको पता है ना 1 जो है वो 6 से 6 3 6 और 18 होता है, ऐसा ही है। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि 0.06 जो है वो आंसर आ जाएगा हमारे पास। ओके, अब ये हमने कर लिया। उसके बाद हमने क्या करना है, ये वाली वैल्यू पूरी लिखनी है। 8 को हमने बाकी वैल्यू को इग्नोर करते हैं, सिर्फ 8 रहने देते हैं। 293 को मैं जो हूँ वो 300 अज्यूम करूँगी और नीचे मेरे है जी 0.06। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम इसको डिवाइड करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, 300 ओवर 0.06 को सॉल्व करेंगे तो आवर आंसर विल बी 50,000, सॉरी 5,000। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 5,000, और 8 को जब हम जो है 5,000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आवर आंसर विल बी समथिंग लाइक 40,000। ओके, और अब जो है वो हम 40,000 का जब हम लेते हैं जी अंडर रूट, ठीक है, ये एक बेसिक सी बात है, पता होनी चाहिए कि 40,000 का जो अंडर रूट आएगा वो क्या आने वाला है हमारे पास 200, ठीक है। तो मीटर पर सेकंड नियरली हमारे पास जो है वो ये आंसर आएगा। अगर इस कैलकुलेशन में अगर कोई डिफ़िकल्टी हो तो यू कैन आस्क मी।